आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है कंस्ट्रक्टर का, उनको पहले से ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का आइडिया हो गया होगा। आज हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक बातें भी करेंगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझेंगे इस प्रोग्राम के मदद से, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का जरूरत पड़ा क्यों है कि नहीं, क्यों हमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो आइए समझते हैं इस प्रोग्राम के मदद से। ये देखिए हमने क्या किया, इस प्रोग्राम में एक क्लास लिखा है, उसका नाम है स्टूडेंट और एक मेन फंक्शन है। सबसे पहले इस क्लास के अंदर आइए। इस क्लास के अंदर देखिए क्या है, 3 डेटा वेरिएबल है। पहला है रोल नंबर, दूसरा है मार्क्स और तीसरा है नेम। रोल नंबर और मार्क्स जो है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है और नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि रोल नंबर और मार्क्स में आप इंटीजर वैल्यू डाल पाएंगे, 20, 50, 60, 100 जो भी डालना है, ठीक है। नेम में हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू डाल पाएंगे। स्ट्रिंग वैल्यू यानी कि किसी का नाम, जैसे इस तरह से राम, श्याम, हो गया कि नहीं। तो ये सब स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। तो वो हम लोग नेम में डाल पाएंगे। और एक चीज आपको बता दें कि इंट जो है वो बिल्ट इन डेटा टाइप है, आपको पहले से पता है। स्ट्रिंग जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लें। स्ट्रिंग क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है। हम लोग मिसलेनियस टॉपिक में स्ट्रिंग के बारे में पूरा डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि हमारे क्लास में 3 डेटा वेरिएबल हैं, रोल नंबर, मार्क्स और नेम। रोल नंबर और मार्क्स में हम लोग इंटीजर वैल्यू डालेंगे, ठीक है, जबकि नेम में हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू डालेंगे, राम, श्याम, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। ये देखिए एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं आपको पता है ना, जो क्लास का नाम है बस वही। उसके बाद क्या करो, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। अब देखिए ये कंस्ट्रक्टर जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स हैं। और ये पैरामीटर किस काम के हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं ये करते क्या हैं, हम लोग इस क्लास के वेरिएबल को, रोल नंबर को, मार्क्स को, नेम को इस पैरामीटर से इनिशियलाइज करेंगे। इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू होगा ना, एक्स में, एसटीआर में, वाई में, उन वैल्यू को हम लोग इनमें डालेंगे, रोल नंबर, मार्क्स और नेम में। देखिए वही कर रहे हैं अंदर। रोल नंबर में डाल दिया एक्स, यानी एक्स में जो वैल्यू है वो रोल नंबर में डाल दो। नेम में डाल दिया एसटीआर, यानी कि एसटीआर में जो वैल्यू है वो नेम में डाल दो। मार्क्स में डाल दिया वाई। तो आप देख सकते हैं ना, इस कंस्ट्रक्टर के मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने क्लास के वेरिएबल को, यानी कि रोल नंबर को, मार्क्स को और नेम को कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और वो वैल्यू कहां से आ रहा है, वो वैल्यू आ रहा है इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से, ठीक है। तो आप इतना समझ गए कि रोल नंबर, नेम और मार्क्स में हम लोग कहां से वैल्यू डाल रहे हैं, जो एक्स में है, एसटीआर में है और वाई में है। अब एक्स में, एसटीआर में और वाई में इसमें वैल्यू कहां से आ रहा है, तो वो हम आगे देखेंगे। आइए देखते हैं। अब मेन फंक्शन को देखिए। मेन फंक्शन के अंदर देखिए पहले लाइन में हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। किसका, इस क्लास स्टूडेंट का। कैसे क्रिएट किया, क्लास का नाम लिख दिया स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया S1। तो S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त देखिए हमने 3 वैल्यू पास किया है, 50, जॉन और 70। क्यों पास किया है 3 वैल्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है S1 जो है वो क्रिएट होगा क्लास के कंस्ट्रक्टर के मदद से। और क्लास का कंस्ट्रक्टर कहां है, यहां पे। और ये जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है ये लेता है 3 आर्गुमेंट। 3 आर्गुमेंट यानी कि 3 वैल्यू इसको चाहिए। तो आप समझिए इस बात को कि ऑब्जेक्ट जो होगा क्रिएट, वो होगा क्लास के कंस्ट्रक्टर के मदद से। और हमारे क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको चाहिए 3 वैल्यू, तो वो हमें पास करना पड़ेगा। 3 वैल्यू क्या क्या चाहिए, इंटीजर, स्ट्रिंग और फिर से इंटीजर। तो हमने पास किया 50 इंटीजर, जॉन स्ट्रिंग और ये देखिए 70, ये क्या है, ये फिर से इंटीजर है। तो अब देखिए एक्स में आ जाएगा 50, एसटीआर में चला जाएगा जॉन और वाई में चला जाएगा 70।
ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा S1। क्रिएट हो गया ना, तो S1 क्रिएट हो गया। अब S1 क्या है? ऑब्जेक्ट है इस क्लास स्टूडेंट का। तो इसका 3 पार्टीशन होगा, रोल नंबर, मार्क्स और नेम। ठीक है, अब देखिए S1 का जो ये रोल नंबर वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या होगा, मार्क्स वाले पार्ट के अंदर क्या होगा और नेम वाले पार्ट के अंदर क्या होगा। तो आइए देखिए, फिर से कंस्ट्रक्टर के पास आइए, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? कंस्ट्रक्टर के मदद से। तो क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के मदद से, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, रोल नंबर में डाल रहे हैं x। x में क्या वैल्यू है? 50, तो रोल नंबर में आ जाएगा 50। नेम में डाल रहे हैं str, str में क्या वैल्यू है? जॉन, तो नेम में आ जाएगा जॉन। मार्क्स में डाल रहे हैं y, y में क्या वैल्यू है? 70, यहां पे आ जाएगा 70। तो ये देखिए कंस्ट्रक्टर का काम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, साथ ही साथ उसके अंदर हमने क्या किया है कि रोल नंबर, नेम और मार्क्स जो कि इस ऑब्जेक्ट का फील्ड है, उनमें कुछ वैल्यू डाल दिया। और वो वैल्यू कहां से आया? वो वैल्यू आया x से, str से और y से। और x, str और y में वैल्यू कहां से आया? वो आया जब हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे S1, तब उसी समय हम लोग पास कर रहे थे ये सारे वैल्यू 50, जॉन और 70, जो कि जाके कॉपी हो गया किस में? x में, str में, int में। तो देखिए प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1, तो पहले S1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने लगा, जिसके कि 3 पार्टीशन थे ही। और ये कैसे क्रिएट हुआ? कंस्ट्रक्टर के मदद से। और क्रिएट करते टाइम ही हमने पास कर दिया 50, जॉन और 70। वो कहां चला गया? वो चला गया x, str और y में। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, और उसी टाइम जो वैल्यू हमने पास किया 50, जॉन और 70, वो x, str और y में चला गया। अब हमने क्या किया कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये जो इसके 3 फील्ड थे S1 के, रोल नंबर, मार्क्स और नेम, उसके अंदर हमने क्या किया, रोल नंबर में डाल दिया x यानी कि 50, नेम में str यानी कि जॉन, और मार्क्स में y यानी कि 70। तो इस तरह से देखिए हमारा ऑब्जेक्ट पूरा क्रिएट हो गया कंस्ट्रक्टर के मदद से, और उसमें वैल्यू भी चला गया। अब देखिए हमको एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट S2, और इसमें वैल्यू डाल दीजिए 80, राम 90। अब क्या होगा, फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और S2 ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा, जिसके फिर से 3 पार्टीशन होंगे। ठीक है, और देखिए जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो 80, राम और 90 अपने पास किया, तो इस बार x में चला गया 80, str में क्या चला गया? राम, और y में चला गया 90। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टर उतना बार कॉल होगा जितना ऑब्जेक्ट आपके क्लास में होगा। और S2 के भी 3 फील्ड है, रोल नंबर, मार्क्स और नेम। तो रोल नंबर में चला जाएगा x यानी कि 80, मार्क्स में चला जाएगा y यानी कि 90, नेम में चला जाएगा str यानी कि राम। ठीक है, अब आप देखिए कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का जरूरत क्यों पड़ा। अब अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं स्टूडेंट S3 और कुछ पास नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा मालूम? S3 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और चूंकि आपके क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो लेता है 3 आर्गुमेंट, और आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो S3 ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बन पाएगा। कंपाइलर बोलेगा कि तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है उसको चाहिए 3 आर्गुमेंट, और तुम कोई आर्गुमेंट पास कर नहीं रहे हो, तो S3 तुम क्रिएट नहीं कर सकते हो, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक उपाय है। क्या? हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर दें, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर और बनाएं और वो क्या करेगा, कोई पैरामीटर नहीं लेगा। ठीक है, तो आप देखिए आपके क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर हो गए, एक जो 3 पैरामीटर ले रहा है, एक जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। तो
आप जो है S3 को अब बना पाइएगा, अब कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। तो ये एक कारण था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करने का। अभी हम लोग और भी कारणों पे आएंगे, ठीक है। तो एक ये कारण था। अब देखिए S3 क्रिएट हो जाएगा, और S3 जब क्रिएट होगा तो क्या होगा, 3 पार्टीशन बनेगा। एक हो जाएगा आपका रोल नंबर के लिए, दूसरा मार्क्स के लिए, और तीसरा नेम के लिए। हो जाएगा कि नहीं? तो देखिए S3 क्रिएट हो गया 3 पार्टीशन के साथ। अब रोल नंबर में, मार्क्स में, नेम में वैल्यू क्या होगा? तो ये देखिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है कंपाइलर इसको कुछ गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं डाला है, ठीक है। अब आइए हम लोग दूसरे कारणों पे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। हम लोग दूसरे कारणों को देखेंगे और अलग अलग तरीकों से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करेंगे, ठीक है। मैंने आपको अभी एक कारण बताया कि हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्यों करते हैं। क्या कारण था? हमने देखा कि जब भी हम लोग अपने क्लास में एक कंस्ट्रक्टर लिख दें जो कि क्या हो, पैरामीटराइज हो, यानी कि पैरामीटर लेता हो, तो क्या होगा, हम लोगों के ऊपर एक पाबंदी लग जाता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमको क्रिएट करते टाइम वैल्यू पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड है, वो पैरामीटर लेता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हमको वैल्यू पास करना ही होगा। अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएं जिसमें हम कोई वैल्यू ना पास करना चाहते हैं तो हमको कंपाइलेशन एरर आने लगेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें कि पैरामीटर हो, यानी कि वो पैरामीटर लेता हो, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, और एक कंस्ट्रक्टर और बना देते हैं जो कि पैरामीटर ना लेता हो, यानी कि वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो। तो इस कारण से हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते हैं कि हम लोग चाहें तो ऑब्जेक्ट विथ पैरामीटर बना ले, ऑब्जेक्ट विदाउट पैरामीटर भी बना ले। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में देखेंगे कि हम अपने क्लास में एक से ज्यादा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, और वो हम देखेंगे इस प्रोग्राम के मदद से, ठीक है। आप ये प्रोग्राम देखिए, इसमें क्या है, एक क्लास है, क्लास का नाम है स्टूडेंट, और स्टूडेंट के 3 फील्ड हैं, रोल, मार्क्स और नेम। अब देखिए इस क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर हैं, 1 2 3 4 5 5 कंस्ट्रक्टर हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 4 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है। 4 कैसे कंस्ट्रक्टर हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं, और 5वां जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो ये आपने देखा, हम अपनी क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, और ये कैसे हो सका, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के मदद से। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी क्लास में एक पैरामीटराइज और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख दिए, ये भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, लेकिन हम लोग अपने क्लास में एक से ज्यादा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है 1 2 3 4 4 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा है, और वो कैसे लिखा है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के मदद से। अब क्यों लिखा हमने 4 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, टोटल 5 कंस्ट्रक्टर लिखा क्यों, ठीक है। लिखा तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के मदद से, पर लिखा क्यों? देखिए जब भी आप इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप बनाएंगे तो इतना तो तय है कि उस ऑब्जेक्ट का 3 फील्ड होगा। क्या क्या होगा, रोल, मार्क्स और नेम। अब हम लोग एक से ज्यादा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे हैं, वो इसलिए कि मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएं S1 जिसको बनाते वक्त ही उसके वेरिएबल यानी कि रोल, मार्क्स और नेम में कुछ वैल्यू डाल दें। तो हमें एक कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा जो 3 पैरामीटर लेता हो। तो x में जाएगा 11, y में 70, स्ट्रिंग में जॉन। तो देखिए हमने क्रिएट करते वक्त ही क्या किया, रोल को, मार्क्स को और नाम को तीनों में वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएं S2, उसमें क्या करें, 3 फील्ड तो होगा ही, ये तो तय है। इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका 3 फील्ड तो होना तय है, रोल, मार्क्स और नेम। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो ऑब्जेक्ट बनाएं S2,
उसके तीनों फील्ड में वैल्यू ना डालें, उसके दो ही फील्ड में वैल्यू डालें। और किस किस में डालें? रोल में और नेम में। रोल में और नेम में। तो रोल में चला जाएगा 10 और नेम में चला जाएगा राम। तो वो देखिए बनेगा किस कंस्ट्रक्टर के मदद से? उम्मीद है पहले वाले से तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला कंस्ट्रक्टर लेता है 3 पैरामीटर और हमने पास किया है मात्र 2। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जो 2 पैरामीटर लेता हो। तो आइए देखिए हमारे क्लास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो 2 पैरामीटर लेता है। एक ये वाला है 2 पैरामीटर, एक ये भी है जो 2 पैरामीटर लेता है। तो जब S2 क्रिएट होगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि S2 किस कंस्ट्रक्टर के मदद से बनेगा, इसके या इसके? तो अब ध्यान से देखिए, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें पहला है इंटीजर, दूसरा है स्ट्रिंग। तो S2 बनाते वक्त हमने पहला पास किया इंटीजर, दूसरा स्ट्रिंग, पहला इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग। तो इस वाले कंस्ट्रक्टर के मदद से बनेगा। जबकि वही जो उसके नीचे वाला कंस्ट्रक्टर है उसमें पहला स्ट्रिंग है, दूसरा इंटीजर है। इस चीज को समझिए, इस कंस्ट्रक्टर में भी 2 पैरामीटर हैं और इस कंस्ट्रक्टर में भी 2 पैरामीटर हैं। अंतर यही है कि इस कंस्ट्रक्टर का पहला इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है, जबकि इसमें पहला स्ट्रिंग है, दूसरा इंटीजर है। ठीक है। तो और हम S2 जब बना रहे हैं तो पहला इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो S2 बनेगा इसके मदद से। S3 जब बना रहे हैं तो पहला स्ट्रिंग है, दूसरा इंटीजर है, तो S3 बनेगा इसके मदद से। समझ गए इस चीज को? उसी तरह से S4 जब हम बना रहे हैं तो एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास एक ही पैरामीटर हो, हाँ ये वाला। ठीक है। तो S4 बनेगा इसके मदद से। S5 बना रहे हैं, उसमें पास कर रहे हैं एक ही। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें एक ही पैरामीटर लेता हो, यही वाला है। ठीक है। तो इसके मदद से ही बनेगा S4 भी, S5 भी। S6 बनाते वक्त हम लोग कुछ नहीं पास कर रहे हैं, तो S6 बनेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के मदद से, यानी जो कि कोई पैरामीटर ना लेता हो, तो इसके मदद से बनेगा। अब हम लोग ये सब किए क्यों? इतना तरह से ऑब्जेक्ट बना क्यों रहे हैं? तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा ये चॉइस हो सकता है कि S1 बनाते वक्त मैं उसके तीनों वेरिएबल में वैल्यू डाल दूं, S2 बनाते वक्त मैं सिर्फ रोल और नेम में वैल्यू डालूं, मार्क्स को खाली छोड़ दूं। उसी तरह से S3 बनाते वक्त मैं क्या करूं, नेम में वैल्यू डाल दूं श्याम, ठीक है, और मार्क्स में वैल्यू डाल दूं 80, रोल को खाली छोड़ दूं। ठीक है। ये मेरा रिक्वायरमेंट है कि हम किसी ऑब्जेक्ट में तीनों वैल्यू डाल दें, किसी में मात्र 2, किसी में मात्र एक ही डालें। जैसे S4 बना रहे हैं, S5 बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग मात्र एक ही फिल कर रहे हैं। S4 में हम लोग दे रहे हैं 90, मार्क्स में जाएगा वो, और S5 में दे रहे हैं 12 जो कि रोल में जाएगा, बाकी 2 खाली रहेगा। ठीक है। तो आप ये तो समझ गए कि हम लोग इतना ज्यादा कंस्ट्रक्टर क्यों लिख के रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट ही ऐसा है। एक ऑब्जेक्ट ऐसा बनाए जिसमें रोल, मार्क्स, नेम तीनों में वैल्यू डाल दें। दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा बनाए जिसके रोल और नेम में वैल्यू डालें। तीसरा ऐसा बनाए जिसके मार्क्स और नेम में वैल्यू डालें। चौथा ऐसा बनाए जिसके मार्क्स में वैल्यू डालें सिर्फ। पांचवा ऐसा बनाए जिसके रोल में सिर्फ वैल्यू डालें। छठा एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाए जिसके तीनों फील्ड को खाली छोड़ दें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं ताकि हर तरह का ऑब्जेक्ट हम बना सकें। ठीक है। अब देखिए ये अंदर में कैसे काम कर रहे हैं, यानी कि S2 बनाते वक्त 10 रोल में और राम नेम में कैसे जा रहा है। S3 बनाते वक्त श्याम जो है नेम में और 80 जो है वो मार्क्स में कैसे जा रहा है। तो वो चीज आप समझ जाइए। ठीक है। आप समझ ही गए होंगे, लेकिन थोड़ा अंदर देख लेते हैं। S1 से शुरू करते हैं। ये देखिए S1 क्रिएट किया हमने। कैसे क्रिएट किया? स्टूडेंट S1 और पास किया 1170 जॉन। तो हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें 3 पैरामीटर हो? तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें 3 पैरामीटर हैं, तो 1170 और जॉन जाके कॉपी हो जाएंगे। X 11 में, Y में 70, STR में जॉन। तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया S1, X में आ गया 11, Y में आ गया 70 और STR में आ गया जॉन। लेकिन हमको ये वैल्यू डालना कहाँ है? रोल, मार्क्स और नेम में। तो रोल में डाल दीजिए X यानी कि 11, तो रोल में आ जाएगा 11। मार्क्स में डाल दीजिए Y यानी कि 70, तो मार्क्स में आ जाएगा 70। नेम में डाल दीजिए क्या?
str में जो वैल्यू है जॉन, तो नेम में आ जाएगा जॉन। अब हम लोग आते हैं s2 पर। s2 क्रिएट करते वक्त हमने क्या पास किया वैल्यू, 10 और राम, यानी कि मात्र दो पैरामीटर पास किया, पहला इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग। तो हम वो कंस्ट्रक्टर ढूंढेंगे जो मात्र दो पैरामीटर लेता हो और पहला इंटीजर और दूसरा स्ट्रिंग हो, तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, तो वो देखिए 10 और राम, तो x में आ गया 10, str में आ गया राम, तो हमारा s2 ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है और x में 10 है, str में राम है। अब हमको रोल में डालना है 10 और राम कहां डालना है, वो डालना है नेम के अंदर। रोल इज इक्वल टू x कर दिया, तो रोल में आ जाएगा जो x में वैल्यू यानी कि 10 आ गया इसमें, और नेम में आ गया जो str में वैल्यू यानी कि राम आ गया। ठीक है, अब हम लोग s3 क्रिएट कर रहे हैं और पास कर रहे हैं श्याम और 80, यानी कि दो पैरामीटर, पहला स्ट्रिंग दूसरा इंटीजर, पहला स्ट्रिंग दूसरा इंटीजर आ गया ना। अब देखिए str में आ गया श्याम और y में आ गया 80। अब अभी तो श्याम किस में, str में, और y में क्या है 80, और हम क्या चाहते हैं कि श्याम चला जाए नाम में और 80 चला जाए मार्क्स में। तो अंदर में क्या करो, मार्क्स में डाल दो y, यानी मार्क्स में डाल दिया 80 है ना, y में 80 है ना, और नेम में डाल दिया str। तो ये देखो यहाँ पे मार्क्स में आ गया 80 और यहाँ आ जाएगा श्याम। ये देखिए पहले str था फिर y था, और यहाँ हमने क्या किया, पहले मार्क्स में y डाल दिया, str को बाद में डाला। तो अंदर आप कैसे भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आइए अगला, हम लोग s4 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और 90 पास कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि ये 90 जो है कहां जाए, मार्क्स में जाए। s5 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें 12 डाल रहे हैं, और हम क्या चाहते हैं ये 12 कहां जाए, रोल में जाए। ये कैसे होगा, तो आइए, हमारा जो है एक कंस्ट्रक्टर है वो एक पैरामीटर लेता है। ठीक है, तो जब आप s5 क्रिएट करेंगे या s4 क्रिएट करेंगे तो आप एक ही आर्गुमेंट पास करेंगे, तो दोनों बारी क्या होगा, यही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये तो तय है। लेकिन जब एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कैसे 90 जो है वो मार्क्स में चला जाएगा s4 के, जबकि 12 जो है वो रोल में चला जाएगा, ये कैसे होगा। तो उसके लिए हम लोग अंदर में कुछ लॉजिक करके रखे हैं। क्या किया है कि हमने यूजर को बोला है कि ऐसा है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो गया है, जब तुमने s4 क्रिएट किया तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसी तरह से s5 क्रिएट किया तो भी यही वाला कॉल हो गया। और जो वैल्यू तुमने पास किया, जैसे s4 के टाइम तुमने 90 पास किया और s5 के टाइम तुमने 12 पास किया x में। अब ये x तुमको कहां डालना है, तो हमको s4 के लिए डालना है मार्क्स में, यानी कि s4 क्रिएट करते वक्त x में जो वैल्यू है यानी कि जो 90 है वो डालना है मार्क्स में, जबकि s5 क्रिएट करते वक्त x में जो वैल्यू है यानी कि 12 वो डालना है रोल में। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमने अंदर में एक लॉजिक लिख के रखा है। हम क्या कर रहे हैं, यूजर को कह रहे हैं कि तुम कीबोर्ड से 1 अगर एंटर करोगे, ठीक है, तो x में जो वैल्यू है वो मैं डाल दूंगा किस में, वो मैं डाल दूंगा रोल में। वो मैं कहां डाल दूंगा, रोल में। अगर एक के अलावा कीबोर्ड से तुमने कुछ भी एंटर किया तो वो वैल्यू मैं डाल दूंगा किस में, मार्क्स में। वो वैल्यू मैं कहां डाल दूंगा, मार्क्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहां पे यूजर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, यानी कि जब s4 और s5 क्रिएट होगा उस टाइम पे कीबोर्ड से कुछ एंट्री करना पड़ेगा। अगर यूजर ने 1 डाला तो 90 जो है वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा रोल में। लेकिन अगर उसको 90 डालना है मार्क्स में, है ना, तो वो 1 के अलावा कुछ और एंटर कर दे कीबोर्ड से। ठीक है, ये प्रोग्राम मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो अभी जो थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आइए s6 पे। s6 में हमने क्या किया है, s6 में हमने कोई वैल्यू पास नहीं किया है, तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी जिसमें कोई पैरामीटर ना हो। तो इस तरह से देखिए हम लोग ढेर सारा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ताकि हर तरह का ऑब्जेक्ट हम बना सकें, इसीलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते हैं। अब आइए कुछ खास बातों पे। जैसे देखिए हमने 2 कंस्ट्रक्टर लिखे हैं जिसमें 2 पैरामीटर हैं, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये वाला और ये वाला, ये कितने पैरामीटर लेने हैं, 2 पैरामीटर। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, पहला लिखा है इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग,
दूसरे वाले में क्या किया, पहला स्ट्रिंग और दूसरा इंटीजर। ये हेर फेर हमने क्यों किया? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता था? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता था? इंट वाई स्ट्रिंग str। ये देखिए पहला कंस्ट्रक्टर में क्या है, इंट एक्स स्ट्रिंग str, दूसरे में क्या है, इंट वाई स्ट्रिंग str। इस तरह से लिखने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या है, ये ओवरलोडिंग नहीं है। यहां देखिए ओवरलोडिंग में क्या होना चाहिए, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग हो, जबकि इस केस में देखिए ये वाला में 2 पैरामीटर, इसमें भी 2 पैरामीटर, तो नंबर ऑफ पैरामीटर तो अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में 2 पैरामीटर हैं। तो ओवरलोडिंग का क्या रूल है, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग हो, हमारे केस में अलग नहीं है क्योंकि दोनों में 2 पैरामीटर हैं। अगर नंबर ऑफ पैरामीटर अलग नहीं है तो फिर जो पैरामीटर हैं उनके डेटा टाइप अलग अलग होने चाहिए। जैसे इसमें पहला इंटीजर है दूसरा स्ट्रिंग है, इसमें क्या है, पहला इंटीजर है दूसरा स्ट्रिंग है, ये कोलाइड कर गया, ठीक है, तो ये कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। कब? जब आप ये S2 बनाएंगे, स्टूडेंट S2 बनाएंगे तो क्या होगा, आपने पास किया है 10 और राम, 10 है इंटीजर, राम है स्ट्रिंग। अब इस क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर हैं जो पहला लेते हैं इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग, पहला इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग, तो फेल्योर आ जाएगा, ठीक है, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। इसीलिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पैरामीटर अलग अलग हो, जैसे इस केस में देखिए इसमें 3 है इसमें 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैरामीटर अलग अलग नहीं है, जैसे इस केस में इसमें भी 2 हैं इसमें भी 2 हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए पहला इंटीजर है दूसरा स्ट्रिंग है, तो इसमें पहला इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग सेम नहीं होना चाहिए, चेंज कीजिए, ठीक है, इसमें पहला स्ट्रिंग कर दीजिए, ठीक है, और दूसरा इंटीजर कर दीजिए। तो यही कारण था, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए जब हमको ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि एक ही पैरामीटर लेता हो, जो कि क्या लेता हो, एक ही पैरामीटर लेता हो, एक ही पैरामीटर लेता हो, और वो पैरामीटर क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो देखिए अगर हम चाहें कि एक बार हमको मार्क्स में डालना हो और एक बार हमको रोल में डालना हो, तो हम क्या कर रहे हैं, अंदर ही लॉजिक चेंज कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक और कंस्ट्रक्टर लिख दिया और उसके अंदर क्या कर दिया, इंट वाई, इधर इंट एक्स है इधर इंट वाई है, कोई चेंज नहीं है कि नहीं, दोनों में एक ही पैरामीटर है और दोनों इंटीजर टाइप का है, तो ये आपका कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझिए, पैरामीटर का नाम बदलने से कुछ नहीं होता, या तो उसका डेटा टाइप बदल दीजिए या फिर उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर बदल दीजिए। तो यहां अगर आप एक और कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं जो कि एक ही पैरामीटर लेता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बनाइए स्टूडेंट और वो क्या लेगा, स्ट्रिंग str, ये बन सकता है। कैसे बन गया, ये भी एक पैरामीटर ले रहा है, ये भी एक पैरामीटर बना है, लेकिन ये इंटीजर ले रहा है और ये स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक कंस्ट्रक्टर और आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज जो भी हमने पढ़ा है। तो हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए चलते हैं। उसके पहले मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा इस कंस्ट्रक्टर में। क्या करेक्शन है, यहां पे देखिए y है, देखिए यहां पे x होगा, समझ रहे हैं, यहां पे x है तो ये भी तो x ही होगा ना, y कहां से आया, ये छोटा सा करेक्शन था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए चलते हैं। तो आज मैंने आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में जो पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये हमारा पहला एग्जांपल। इसमें क्या है देखिए, इसमें मात्र एक कंस्ट्रक्टर है और एक कंस्ट्रक्टर है जो कि क्या है, पैरामीटराइज, 3 पैरामीटर लेता है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपको 3 पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये चला के प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये कंस्ट्रक्टर है, इस क्लास में मात्र एक ही कंस्ट्रक्टर जो 3 पैरामीटर लेता है, और जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपको 3 पैरामीटर पास करना पड़ेगा। इसमें समस्या क्या है कि अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएं, है ना, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएं जो कोई पैरामीटर ना लेता हो, जैसे S2, इसको कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो अब क्या होगा देखिए, कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर के मदद से, और आपके क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटर लेता है, और S2 को बनाते वक्त आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, ठीक है।
तो इसको सुधारने के लिए क्या किया हमने, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में डालना। तो एक कंस्ट्रक्टर और डाल देते हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, और वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कोई पैरामीटर नहीं लेगा। अभी जो आपके क्लास में कंस्ट्रक्टर है वो 3-3 पैरामीटर ले रहा है, अब जो हम एक डालेंगे वो कोई पैरामीटर नहीं लेगा, ठीक है। तो अब देखिए S2 भी बन जाएगा, S2 भी बन जाएगा, देखिए बंद करा के, ये देखिए प्रॉब्लम खत्म ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हर तरह का ऑब्जेक्ट बना सकें। अगला एग्जांपल आपको दिखाया था, उसमें हमने कितना कंस्ट्रक्टर बना के रखा है, देखिए ये दूसरा एग्जांपल है। इसमें देखिए एक कंस्ट्रक्टर बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, चार बनाया, पाँच, छः। क्या अंतर है छेवों में, पहला में क्या है, तीन पैरामीटर है, दूसरा में क्या है, दो पैरामीटर है, तीसरा में क्या है, उसमें भी दो पैरामीटर है। लेकिन इसमें क्या है, पहला इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग, इसमें क्या है, पहला स्ट्रिंग दूसरा इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह से भी ओवरलोडिंग हम करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक पैरामीटर वाला है लेकिन इंटीजर है, आगे एक और कंस्ट्रक्टर है, कोई पैरामीटर नहीं है, आगे एक और कंस्ट्रक्टर है, एक ही पैरामीटर है लेकिन इस बार स्ट्रिंग है। देखिए एक पैरामीटर का एक ये है जिसमें सिर्फ इंटीजर है, इस बार स्ट्रिंग है। तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए, तीन पैरामीटर पास कर दिए, दो पास कर दिए, फिर से दो किए, एक एक करके बनाए, मतलब एक एक पैरामीटर पास करके, फिर बिना कोई पैरामीटर पास किए हुए बनाए, ठीक है। फिर देखिए एक पैरामीटर पास किए जो कि स्ट्रिंग है, इधर भी एक एक कर रहे थे लेकिन वो इंटीजर था, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे अलग अलग कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे कि S6 क्रिएट होने के लिए कौन सा कॉल होगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। S7 क्रिएट होने के लिए कौन वाला कॉल होगा, ये वाला, स्ट्रिंग वाला, क्यों, क्योंकि S7 को हम लोग एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। S4 क्रिएट होते वक्त कौन कॉल होगा, जिसमें एक इंटीजर होना चाहिए, ये वाला है ना। S1 में इसमें तीन पैरामीटर, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, इसको रन करवाइए, काम करेगा ये, ठीक है। ये भी काम करेगा, देखिए काम कर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, एक और एग्जांपल है आखिरी, वो देखते हैं। हमने अपनी क्लास में फिर से ढेर सारे कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। इस बार क्या किया है, देखिए हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि पैरामीटर नहीं लेता है, ठीक है। अंतर क्या है, एक के बॉडी में हम लोग इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं कुछ भी, दूसरे के बॉडी में हम लोग इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन दोनों कंस्ट्रक्टर ऐसा है जो कि पैरामीटर नहीं लेता है, क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा, कंपाइलेशन एरर आएगा, क्यों, क्योंकि जब हम लोग ओवरलोडिंग करते हैं तो उसमें मेन रूल क्या है, यही है ना कि पैरामीटर में कुछ चेंज होना चाहिए। यहाँ तो दोनों एक भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, तो उस हिसाब से ये दोनों कंस्ट्रक्टर सेम हो गया है ना, अंदर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों कंस्ट्रक्टर सेम हो गया कंपाइलर के लिए, और ये ओवरलोडिंग अलाउ नहीं है, इस तरह से ओवरलोडिंग नहीं होता है, इसीलिए कंपाइलेशन एरर आ गया, ठीक है। ये देखिए कंपाइलेशन एरर आएगा, पहले से ही करके रखा था। अब इस कंपाइलेशन एरर को हटाना हो, क्या करो, एक को हटा दो किसी को, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है ना। चलिए फिर, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।